तो चलिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि एडजस्टमेंट टेबल के अकॉर्डिंग कितना पैसा है जो कि हम आपके अलॉटमेंट में ट्रांसफर करेंगे, और अगर किसी तरीके का कोई रिमेनिंग बैलेंस बचता है तो उस पैसे को किस तरीके से कॉल में ट्रांसफर किया जाएगा, कॉल के टाइम पे अलॉट किया जाएगा, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। आपको स्क्रीन पे सबसे पहले कैटेगरी 1 शो की जा रही है। कैटेगरी 1 में कहता है कि एप्लीकेंट्स हैं जिनको कि 90,000 शेयर पे पूरे के पूरे 90,000 प्रोवाइड किए जा चुके हैं। कैटेगरी नंबर 2 कहता है कि 50,000 शेयर्स पे 20%। कैटेगरी 3 कहता है कि 50,000 हमने कुछ भी पेमेंट नहीं की। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम कैटेगरी नंबर 1 की। कैटेगरी नंबर 1 में कह रहा था कि जो एप्लीकेशंस आई हैं वो एप्लीकेशन आई हैं आपके 90,000 पे, जिसपे कि हमने क्या किया है, अलॉट किए हैं कितने 100%, दैट इज 90,000 पूरे के पूरे हमने क्या कर दिए हैं, यहाँ पे अलॉटमेंट कर दी है। जब पूरे के पूरे अलॉट हो गए हैं तो यहाँ पे बैलेंस क्या रहेगा, नील रहेगा, मतलब कि ना तो आपका कुछ बैलेंस रहा, और जब बैलेंस नहीं रहा तो आपके अलॉटमेंट में भी कुछ ट्रांसफर नहीं होगा। जब ट्रांसफर अलॉटमेंट में नहीं हुआ तो कॉल की भी कोई टाइम नहीं, और फिर बैलेंस फिगर भी आपकी जीरो रहेगी, दैट इज नील रहेगी। मतलब कि कंडीशन नंबर 1 कहती है कि 90,000 का पूरा हमने 90,000 ट्रांसफर कर दिया है, कुछ भी अमाउंट यहाँ पे बैलेंस नहीं है। कैटेगरी नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो कैटेगरी नंबर 2 आपसे क्या कहती है, चलिए उसके बारे में एक बार देख लेते हैं। कैटेगरी नंबर 2 जो आपके क्वेश्चन में दी गई है वो आपसे कहती है कि जो पहले के 50,000 शेयर्स थे उसको हमने कितना इशू किया है, 20% इशू किया है। तो देखते हैं पहले एप्लीकेशन हमारे पास कितनी आई, 50,000 की एप्लीकेशन आई। अब देखो 50,000 का अगर हम 20% कैलकुलेट करते हैं तो ये होता है आपका 10,000। ठीक है, मतलब कि 50,000 में से सिर्फ और सिर्फ हमने कितने इशू किए, हमने तो सिर्फ और सिर्फ 10,000 ही यहाँ पे इशू किए हैं। जब 10,000 इशू किए हैं तो बैलेंस कितना बचा हमारे पास, बैलेंस बच रहा है 40,000 का हमारे पास बैलेंस आ गया। ये शेयर्स का बैलेंस अभी हम बात कर रहे हैं। जब 40,000 का बैलेंस आ गया तो अब हमें देखना चाहिए कि हम कितने पैसे जो हैं ट्रांसफर करेंगे आपके अलॉटमेंट के टाइम पे। मतलब कि अब ये देखना होगा कि जो एक्स्ट्रा पैसा आया है हमें क्या करना है, आपको ट्रांसफर करना है अलॉटमेंट के टाइम पे। तो सबसे पहले अब हम देख लेते हैं कि 40,000 पे एक्स्ट्रा पैसा कितना रिसीव हुआ। तो इस 40,000 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो हमें ये निकल के आता है कि हमने कितना किया, 1,20,000 रुपए क्या हुए हैं, एक्स्ट्रा रिसीव हुए हैं। ये हमारी बैलेंस है। अब इस बैलेंस को कवर करने के लिए पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि आखिरकार ये जो 10,000 शेयर होल्डर्स हैं हमें कितना पैसा देंगे अलॉटमेंट के टाइम पे। ठीक है, इनके अकॉर्डिंग कितना पैसा बन रहा है अलॉटमेंट का। सबसे पहला केस तो यही है कि इसको हम चेक कर लेते हैं, इसको हम देख लेते हैं। तो जब हमने देखा तो हमने ये पाया कि इनके शेयर्स हैं कितने, 10,000 के तो शेयर्स हैं। ठीक है, और अलॉटमेंट मनी कितने रुपए के हिसाब से है इनकी, अलॉटमेंट मनी तो भैया है इनकी 4.5 के हिसाब से। तो मतलब कि इनका पैसा अलॉटमेंट के टाइम पे सिर्फ कितना बनता है, ये तो बनता है 45,000। ठीक है, मतलब कि इनको पे कितना करना चाहिए, सिर्फ आपके अलॉटमेंट के टाइम पे 45,000 रुपीज ही इन्हें क्या करना चाहिए, पे करना चाहिए। बट बैलेंस कितना अवेलेबल है, बैलेंस तो 1,20,000 का अवेलेबल है। क्वेश्चन में साफ साफ लिखा गया था अगर अलॉटमेंट के टाइम पे कवर ना हो सका तो हम पैसा कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, हम पूरा का पूरा पैसा उठा के कॉल के टाइम पे ट्रांसफर कर देंगे। तो इसका मतलब है कि जब अलॉटमेंट उनकी सिर्फ और सिर्फ 45,000 की ही बन रही है तो उस टाइम पे क्या किया जाएगा, आपका 45,000 रुपीज ही ट्रांसफर किए जाएंगे। और ऐसा किस लिए किया जाएगा आपका, ऐसा इसलिए किया जाएगा क्योंकि जितने के शेयर्स हैं उतने के ही शेयर ट्रांसफर किए जाते हैं। खुद सोचिए, पैसा बन रहा है इनका 45,000 और इनका पैसा हमारे पास अवेलेबल कितना है, 1,20,000। तो हम ट्रांसफर कितना करेंगे, सिर्फ और सिर्फ 45,000 रुपीज ही अलॉटमेंट के टाइम पे ट्रांसफर किया जाएगा। बाकी जितना बचता है वो पैसा कहाँ चला जाएगा, आपका कॉल की तरफ चला जाएगा। अब देखते हैं कितना पैसा बचा। 1,20,000 देने चाहिए थे, मतलब कि इनका पैसा है जो कि कंपनी को, शेयर होल्डर को रिटर्न करने चाहिए थे। बट
अलॉटमेंट के टाइम पे सिर्फ और सिर्फ 40,000 रुपीज की पेमेंट हुई, तो रिमेनिंग कितने बच गए भैया? रिमेनिंग तो हमारे पास 75,000 बचे। मतलब कि अभी भी हमारे पास कितना पेंडिंग बच रहा है आपका? अभी भी हमारे पास 75,000 का पेंडिंग बचा हुआ है, जो कि हमें क्या करना चाहिए? कॉल के टाइम पे एडजस्ट करना चाहिए। इसका मतलब ये है कि कॉल हमारी कितनी होगी। अब देखते हैं कॉल पे लोग कितना पैसा देने वाले थे। 10,000 इनके शेयर्स हैं। 10,000 के हिसाब से अगर देखें तो कॉल कितने रुपए की बन रही है? 5 रुपए की बन रही है। 5 रुपए कैसे आए? फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल की मनी अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, जोड़ते हैं, तो वो कितने की बनेगी? 5 रुपए की बनेगी। तो इसके हिसाब से हमें कितने मिलने चाहिए? सिर्फ 50,000 रुपए ही यहाँ पे रिसीव करने चाहिए। मतलब कि ये जो शेयर होल्डर्स हैं कैटेगरी 2 के, ये क्या करेंगे? कॉल के टाइम पे हमें सिर्फ 50,000 रुपए ही देने वाले थे। अगर हम इनको 1,20,000 ट्रांसफर भी कर देते तो अलॉटमेंट के टाइम पे इनका बन कितना रहा था? 45,000, और कॉल के टाइम पे कितना बन रहा था? 50,000। मतलब कि अभी भी 75,000 में से कुछ ना कुछ अमाउंट बाकी है, जो कि क्या हो रही है? रिमेनिंग है, जो कि बैलेंस में जा रही है। अब देखो, जब हमने अलॉटमेंट में भी एडजस्ट कर दिया, दोनों कॉल में भी कर दिया, मतलब कि फर्स्ट कॉल को भी पैसा दे दिया, फाइनल कॉल को भी दे दिया, क्योंकि दोनों को मिला के ही तो 5 रुपए बन रहे थे। दोनों को पेमेंट करने के बाद अब कितना पैसा बैलेंस बचा? अब तो हमारे पास बैलेंस बच रहा है 25,000 का। ठीक है, ये 25,000 कहाँ से आया? 75,000 में से 50,000 जब माइनस कर दिए, तब ये कितना है आपका? बैलेंस है, जो कि कहाँ चला जाएगा? अब ये बैलेंसिंग फिगर चली जाएगी बैलेंस के कॉलम में, जो कि क्या किया जाएगा? ट्रांसफर हो जाएगा। मतलब कि ये पूरा का पूरा 25,000 रुपए ट्रांसफर कर दिया जाएगा। किसको? शेयर होल्डर्स को। मतलब ये 25,000 माइनस किए जाएंगे आपके बैंक अकाउंट से। कंडीशन नंबर 2 में साफ बोला गया था कि जितना भी एडिशनल पैसा हमें मिलता है वो हम अलॉटमेंट के टाइम पे करेंगे। बाकी अगर कुछ बचता है तो कॉल के टाइम पे, अगर फिर भी कुछ एक्सेस है, कुछ बच रहा है, तो हम क्या कर देंगे? ट्रांसफर कर देंगे शेयर होल्डर्स को। यही क्वेश्चन की डिटेल मैंने आपको पहले भी समझाई थी, लेकिन पहले जो हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसमें क्या हुआ था? बैलेंसिंग अमाउंट जो हमें बच रही थी वो कम थी और रिक्वायरमेंट हमें ज्यादा की थी। और इस केस में क्या हुआ? बैलेंसिंग अमाउंट ज्यादा है एंड रिक्वायरमेंट हमें कम की है। कंडीशन नंबर 2 में बस इतनी ही बात की गई थी। अगर हम बात करें अब कंडीशन नंबर 3 की, तो कंडीशन नंबर 3 आपसे क्या कहता है? कंडीशन नंबर 3 कहता है कि हमारे पास जो शेयर आए हैं 50,000 के, मतलब कि शेयर कितने आए हमारे पास? 50,000 आए हैं, जिसमें से हमने नील पेमेंट की है, हमने कोई भी शेयर अलॉट नहीं किया। जब कोई भी शेयर अलॉट नहीं किया तो हमारे पास कितना बैलेंस बच गया? 50,000 शेयर का बैलेंस बच गया। अब देखो बैलेंस कितना आ रहा है आपको? 50,000 का बैलेंस आ गया। मतलब कि हमें अब इसमें साफ कहा गया था कि जो रिजेक्टेड शेयर्स हैं, क्या किया जाएगा उनके साथ? उनको डायरेक्टली हम क्या कर देंगे? ट्रांसफर कर देंगे शेयर होल्डर के पास। मतलब कि जब हमने उन्हें डायरेक्टली ट्रांसफर किया तो आपके अलॉटमेंट में भी कोई पैसा नहीं आया, ठीक? आपको कॉल को भी कोई पैसा नहीं देना पड़ा। डायरेक्टली वो पैसा कहाँ चला जाएगा आपका? वो पैसा चला जाएगा बैलेंस में, जो कि हम क्या करेंगे? शेयर होल्डर्स को रिटर्न कर देंगे। और कितना पैसा रिटर्न करेंगे हम? 50,000 शेयर पे अगर हम देखते हैं आपका 3 रुपए के हिसाब से, मतलब कि 50,000 पे जो शेयर हमें रिसीव हुआ है वो कितने रुपए के हिसाब से रिसीव हुआ है? 3 रुपए के हिसाब से रिसीव हुआ है। तो अमाउंट जो हमारी बनती है, वो अमाउंट हमारी कितनी बनती है? ये हो गई आपकी 1,50,000 रुपए, जो कि क्या किए जाएंगे? आपके डायरेक्टली ट्रांसफर हो जाएंगे शेयर होल्डर्स के अकाउंट में। मतलब कि ये 1,50,000 रुपए जो है कहाँ चले जाएंगे आपके? ये चले जाएंगे डायरेक्ट हमारे वहां पे, मतलब कि आपके बैंक से पैसा डायरेक्टली क्या हो जाएगा? कट जाएगा। ठीक है, अब देखो कंडीशन नंबर 2 ही आपकी कॉम्प्लिकेटेड थी, क्योंकि इसमें रिमेनिंग पैसा बहुत ज्यादा था, जो कि आपको अलॉटमेंट एंड कॉल के टाइम पे पेमेंट करनी थी। आई थिंक आपको एडजस्टमेंट टेबल जितनी भी है वो क्लियर हो चुकी होगी।